वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप लोगों के? माय नेम इज़ आदर्श राय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल चैनल ऑफ इन्फिनिटी लर्न। सो एज यू ऑल नो यार, हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ रन कर रहे हैं एनसीईआरटी सारांश की, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एम कर रहे हैं नीट 2024 को। यू ऑल नो हमने रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए एकदम क्रिस्प और क्लियर मैनर में सारे के सारे टॉपिक्स समझाए हैं, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सब कुछ। और ये चीज़ चलती रहेगी जब तक कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ आप यार अभी जस्ट इसी कुछ ही दिनों में आपको चैनल पे और भी बहुत सारी धमाकेदार न्यूज़ आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आप को बहुत सारे डिलीवरेबल्स मिलने वाले, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स। बहुत सारी मतलब क्या बोलूँ, बहुत यूनिक और बहुत काम की चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान हो रही हैं और पाइपलाइन में हैं। इन वीक और सो वो आपके सामने होंगी। साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आपको आई सपोज़ यार जितने भी लोग देख रहे हो उनको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। सारे के सारे चैप्टर्स, कोई भी देखो, इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको जिस चैप्टर में भी प्रॉब्लम हो, जिस भी चैप्टर में, वेदर वो 11th का हो, 12th का हो, उस चैप्टर को आप पिक कर सकते हो, उसका 1 सवा घंटे का ये सेशन देख सकते हो, आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। सो उस एलिमेंट में वो जो चीज़ है जो कि यार हमें वापस वो लंबे लंबे अपने क्लास के सेशंस नहीं देखने, हम यहाँ आते रिवाइज करते और फिर ख़त्म। हमें अपना टाइम सेव करना है, हमें यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिकली एम करना है नीट 2023 को, और तभी आई कैन एक्सपेक्ट कि मैं वो 130 140 प्लस का टारगेट टच कर पाऊंगा फिजिक्स में। ठीक है। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो ज़्यादा ही नंबर लाने हैं, बट मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ इन स्पेसिफिक। सो इसी के साथ यार आरंभ करते, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। इससे पहला जो हमारा सेशन था, जिन लोगों ने नहीं देखा यार प्लीज़ देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ट्रस्ट मी, अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट का तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही है, आना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इतने सालों का आप इतिहास निकाल के देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो क्वेश्चन आना ही है, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आता है। ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। इसमें हम मूविंग चार्जेस के बातें करेंगे, साथ ही साथ कुछ इसकी बातें नेक्स्ट सेशन में होंगी। फिर उसके बाद उसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर के भी कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, बड़े इजी से कॉन्सेप्ट होते हैं यार, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। टू बी वेरी फ्रैंक, इस सेशन में मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि बहुत हैवी एंड क्वेश्चंस आते नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चंस आते हैं। गिनती के 6 या 7 फॉर्मुलेशन है, अगर आपने उनको याद कर लिया, अगर आपने उनको समझ लिया, तो यार बड़ी आसानी से आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है। सो चलो यार सर, शुरू करते हैं हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट आता है? इसमें पॉइंट आता है बेयर्ड सवार्ट लॉ का। ठीक है। बेयर्ड सवार्ट लॉ सिंपल एक चीज़ बोलता है भाई कि जैसा कि आप लोग यार देखो जानते ही हो, चार्जेस जब रेस्ट पे हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है। चार्जेस जब मोशन में हो, वेलोसिटी हो, तब वो क्या जनरेट करते हैं? तब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है। और जब एक्सेलरेट करने लगे तो अपनी एनर्जी लूज करता है और ईएम वेव्स जनरेट करता है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसी क्लास 12th के में ही आता है ईएम वेव्स, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग ये जो पूरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, ये रिलेटेड है चार्ज के मोशन से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चार्ज मोशन में यानी कि जो करंट है उसकी वजह से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड है पूरा का पूरा हिसाब, और वही समझना है हमें। तो बायोट सवार्ट सिंपल सी एक चीज बोलता है भाई, सिंपल सी एक चीज बोलता है कि यार अगर करंट कैरिंग वायर है, अगर एक करंट कैरिंग वायर है, तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल इन टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है। आर वेक्टर यहाँ पे उस पॉइंट पी का पोजीशन है। ठीक है। इस पॉइंट पी पे मैं बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल वेक्टर बेसिकली होता है एक छोटा सा लेंथ, एक छोटा सा लेंथ ले लेता हूँ मैं किस पे, उस वायर पे, और इसका जो डायरेक्शन होता है डीएल वेक्टर का, वो होता है करंट के डायरेक्शन के अलोंग। तो क्योंकि करंट आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा है,
करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डीएल वेक्टर भी ऊपर की तरफ पोजीशन होगा, ठीक है। ओके, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और म्यू नॉट की वैल्यू इसमें 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बहुत इजीली। तो इस तरीके से हम डीबी निकालते हैं, ये बायोट सावर्ट लॉ बोलता है, ठीक है। अब इस बायोट सावर्ट लॉ को यूज करके कैलकुलस के माध्यम से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो हमें बस याद कर लेना है। याद कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। गिनती के 6 फॉर्मूले हैं, गिनती के 6 फॉर्मूले, बस इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा आपसे मैं याद करने के लिए, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कैलकुलस को यूज करके और एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके भी, जैसे ये तो एम्पियर सर्किटल लॉ से आ जाएगा बट ये कैलकुलस से आएगा, तो इसके थ्रू हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो सर पहले तो डायरेक्शन बताओ यार, डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन कैसे बताओगे। डायरेक्शन पता करने के लिए मैं यूज करूंगा अपना राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल यूज करूंगा, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठा, और जैसे मेरी उंगलियां मूव करेंगी जहां भी, जैसे सपोज ये अंगूठा इस डायरेक्शन में करंट है, ये पेन के डायरेक्शन में करंट है, मुझे पता करनी यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ अंगूठा, मेरी उंगलियां इस पॉइंट पे कैसे मूव हो रही है, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे कर्व्ड जाती है। इधर आगे पता करना है तो वही, इधर पता करना है तो वही, इधर पीछे पता करना है भाई तो पीछे कर लूंगा, ठीक है। मान लो करंट ऐसा हो गया, करंट ऐसा इधर जा रहा है, ऊपर पता करना है इस तरीके की, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से मैं राइट हैंड रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता कर सकता हूं। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। अब इस फॉर्मूले की बात कर लो, तो फॉर्मूला देखो सिंपल सा है यार, एक फाइनाइट वायर है, एक फाइनाइट वायर है, एंगल कितना बना रहा है भाई, एंगल बना रहा है अल्फा 1 और अल्फा 2, एंगल बन रहा है अल्फा 1, ये जो ए दिख रहा है वो एक्चुअल में अल्फा 1 है, अल्फा 1, और यहाँ पे भी अल्फा 2, ठीक है। अल्फा 1 हो गया और अल्फा 2 हो गया। ओके सर, परफेक्ट। ये एंगल कहां से मेजर होते हैं, ये एंगल हमेशा मेजर होते हैं सेंटर वाली लाइन से, ये सेंटर वाली लाइन से नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब यहाँ एक केस बनाऊं, जैसे मान लो एक फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर बनाता हूँ, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब यहाँ पे इधर पे, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो सबसे टॉप मोस्ट लाइन तो ऐसे कनेक्ट होगी और बॉटम मोस्ट लाइन तो इस तरीके से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकते, ऊपर कुछ है नहीं, और यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी π/2, ठीक है सर, बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया। अगर दूसरा केस ले लूँ मैं, सेमी इनफाइनाइट वायर ना होके इस कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो टॉप लाइन कुछ इधर होगी और बॉटम लाइन तो इधर होगी, तो सेंटर से अल्फा 1 ऐसे मेजर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा अल्फा 2, ठीक। अगर मान लो छोटा सा वायर है कुछ इस तरीके का, मान लो छोटा सा वायर है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे मुझे पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉप को ज्वाइन करने वाली, ये हो जाएगा बॉटम को ज्वाइन करने वाली। अब मुद्दे की बात ये है कि हम सेंटर से तो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे नीचे जा रहे कोई दिक्कत नहीं, अल्फा 1 को नेगेटिव ले लेना जितने भी वैल्यू है, और अल्फा 2 तो एकदम सटीक है, अगर अल्फा 2 भी नीचे ना जाके ऊपर जा रहा है तो उसे नेगेटिव ले लेना। ये सब सिंपल से हैक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जिस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है भाई, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2 बाय आर, साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2 बाय आर। तो अगर मैं इसको इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे ले लूंगा तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस सिनेरियो में अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी π/2, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी π/2 के बराबर, समझ रहे हो। अब दोनों की वैल्यू अगर अल्फा 1 अल्फा 2 π/2 है तो यहाँ पे 1 और 1 रख लो, 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r, यानी क्या आ जाता है म्यू नॉट i/2πr, ठीक है। ओके, हाय बादशाह, हाउ आर यू। सो यार जितने भी लोग हो, कमेंट आपके लिए ओपन है, जितने भी डाउट्स हो, जो भी डाउट हो, कहीं का भी डाउट हो, आई एम ऑल ओपन। इतनी आपको फ्रीडम दिल दी है, अब क्या चाहिए यार आपको। जो भी डाउट आप फेस करो मेरे को डायरेक्टली पूछना, ठीक है। लेके मत जाना डाउट यार घर, लेके जाना बस कॉन्सेप्ट और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप समझ के ज़रूर जाना, डाउट मत लेके जाना, ठीक है। चलो, तो इन्फाइनेटली स्ट्रॉन्ग वायर के लिए क्या हम इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद करेंगे। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट i/2πr, सिंपल सी चीज़। अब एक सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बताओ,
एक सेमी इनफाइनाइट वायर का केस लेना चाहता हूँ मैं। यह है मेरा सेमी इनफाइनाइट वायर, ये है मेरा सेमी इनफाइनाइट वायर। ओके ठीक है। अब सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या हो जाएगा भाई, अल्फा 1 की वैल्यू 0 और अल्फा 2 की वैल्यू सर पाई बाय 2। बिल्कुल सही। अगर ऐसा है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस फॉर्मूले में रखो ना यार, फॉर्मूले में रखो तो कितनी आ रही बी की वैल्यू। सर फॉर्मूले में रख देंगे तो बी की वैल्यू तो शायद ये आ जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, ये आ रही है। हाँ तो बिल्कुल यही आ रही है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कैसी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, मैं तो इसको भी देखो ऐसे याद रखता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। रीजन बता रहा हूँ क्योंकि यार देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपने को पता है 10 और -7, कहीं पे वैल्यू निकालनी पड़ी तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेते हैं और बाकी सबकी वैल्यू अपन देख लेंगे। ठीक है बढ़िया। एक आर्क ऑफ अ सर्कल, इससे रिलेटेड देख भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बात मान, सही बोल रहा हूँ मैं। एक सेमी सर्कल की वजह से, एक सर्कुलर की वजह से, एक क्वार्टर सर्कल की वजह से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा तो मैं नीट में आया हुआ, तो इसलिए बोल रहा हूँ एक आर्क की वजह से कितना होता है। तो एक आर्क की वजह से जो होता है वो लिखा तो हुआ है इसको, लेकिन याद इस तरीके से करना है, म्यू नॉट आई बाय आर फाई अपॉन 4 पाई। ठीक है, 5 अपॉन 4 पाई, मतलब 5 बेसिकली दिखा रहा है कितना एंगल तुमने सेंटर पे सबटेंड किया है सार्क ने। तो सर कल को अगर मान लो ये क्वार्टर सर्कल कर लेता है तो कितना हो जाएगा भाई। क्वार्टर सर्कल के लिए सिंपल सा हिसाब है, अगर मान लो क्वार्टर सर्कल करता है तो ये जो 5 हो जाएगा वो पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। अगर पाई बाय 2 हो जाएगा तो फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय आर पाई बाय 2 यानी 1/8 और आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर ठीक है। अगर मान लो सर ये सर्कल कर लेता, मतलब सेमी सर्कल कर लेता है, अगर सेमी सर्कल कर लेता है तो भाई एंगल कितना हो जाएगा, तब उस सिनेरियो में एंगल हो जाएगा पाई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में सर, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय आर 1/4। ओके परफेक्ट बढ़िया। अब अगर ये पूरा सर्कल कर लेता है, जिसका फॉर्मूला भी याद रखना है हम लोगों को, तो आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आर इंटू 1/2। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है कुछ हिसाब, बस एंगल ये फॉर्मूला याद रख लो, देखो किसी का भी बता सकते हो। ठीक है ओके। इससे तो बल्कि हमने देखो एक 6 में से एक जो था वो यहाँ से और समझ लिया। ठीक है सर बढ़िया। एक्सिस ऑफ द रिंग की भी बात कर लो सर। ओके कोई नहीं, एक्सिस ऑफ द रिंग का बता देता हूँ। एक्सिस ऑफ द रिंग का आप लोगों को याद करना है, रट लेना है। देखो एक्सिस ऑफ द रिंग के सेंटर पे अगर बात करूंगा तो निकाल दिया भाई मैंने, सेंटर पे अगर बात करूंगा तो मैंने निकाल दिया म्यू नॉट आई बाय आर इंटू 1/2। लेकिन अगर एक्सिस पे बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड हो जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इतना हो जाता है, इतना हो जाता है। आप इसमें भी रख के देख सकते हो, x क्या है, x ये दूरी है, x की वैल्यू 0 रख दोगे, अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो भाई देखिए आर स्क्वायर रह जाएगा, उसकी पावर 3/2 यानी 2r³ रह जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r ही हो जाता है। ठीक है, तो जो पड़ा वही है, सेंटर ऑफ द रिंग पे वही म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, और एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड पे कितना हो जाएगा, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड अगर एक बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, जहां पे n क्या होता है, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, दिस इज द टोटल लेंथ। ओके, सो स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है सर बढ़िया बढ़िया। एम्पियर सर्किटल लॉ पे आते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है क्योंकि आपको बहुत हेल्प करती है भाई आंसर निकालने में, बहुत हेल्प कर देगी। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, सिंपल सा फंडा है एम्पियर सर्किटल लॉ का कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल मेरा म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर होता है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर होता है। मतलब अगर मैं एक एम्पीरियन लूप लूंगा, अगर मैं एक एम्पीरियन लूप ले लूं, देखो कुछ इस तरीके की एक एम्पीरियन लूप ले लूं और इस एम्पीरियन लूप के अंदर कुछ करंट है, बाहर कुछ करंट है, देखो डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो सपोज ये एक एम्पीरियन लूप है। ठीक है,
ये एक एम्पीरियन लूप है और इस एम्पीरियन लूप में कुछ करंट्स यहाँ पे दिखे हुए हैं। एक तो ये I1 है, एक ये I2 है, एक ये I3 है, एक I4 है, एक I5 है। ठीक है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल मेरा म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर है। मतलब इस एम्पीरियन लूप के अंदर जितने भी करंट होंगे, इस एम्पीरियन लूप के अंदर जितने भी करंट होंगे, कितने करंट है इस एम्पीरियन लूप के अंदर भाई? I1 दिख रहा है, I2 दिख रहा है, I3 दिख रहा है, I4 और I5 तो ये तो बाहर है। I4 और I5 कहाँ है? I4 और I5 बाहर है। ठीक है सर, अगर ये बाहर है तो इस फॉर्मुलेशन में इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल में कौन से करंट यूज होंगे? मात्र I1, I2 और I3। तो यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, I1 का डायरेक्शन इन्होंने दे दिया डॉट में, I1 का डायरेक्शन दे दिया इन्होंने डॉट में, I2 का डायरेक्शन दे दिया क्रॉस में और I3 का डायरेक्शन दे दिया वापस डॉट में। तो तुम्हें एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानना पड़ेगा। मान लो तुमने मान लिया डॉट डायरेक्शन एज पॉजिटिव और क्रॉस डायरेक्शन तुमने क्या मान लिया? नेगेटिव। ठीक है, सो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि I1 पॉजिटिव आ जाएगा, I1 माइनस I2 प्लस I3। ठीक है, क्लियर है? तो इस हिसाब से आप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का एम्पियर सर्किटल लॉ समझ सकते हो। अब ये काफी हेल्पफुल होते हैं, ये काफी हेल्पफुल। इसका जस्ट एप्लीकेशन अभी मैं दिखाऊंगा एक सिलेंडर के केस में, कि एक सिलेंडर में इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से निकाल सकता हूं। तो इसका जस्ट अभी एप्लीकेशन में देखने वाला हूं। बादशाह, अभी जस्ट 2024 का अनाउंसमेंट आने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ही दिनों में इस चैनल पे ट्यून्ड रहना, कुछ ही दिनों में आपको पूरा प्लानर मिल जाएगा, नीट 24 का भी और 25 का भी। साथ ही साथ नीट 23 के लिए हम एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज लाने वाले हैं। मैं सरप्राइज बिल्कुल ब्रेक नहीं करूंगा। आप लोग प्लीज उस चीज को नोटिस करना, उस चीज को समझना, देखना, पूरा फॉलो करना। आप लोगों को बहुत अच्छे पॉजिटिव चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं और जल्द ही नीट 24 का बैच भी अनाउंस होगा। ठीक है, चलो एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके क्या पता करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं इनसाइड अ करंट कैरिंग हॉलो और सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो एक हॉलो सिलेंडर पहले तो मैं लेता हूं। एक हॉलो सिलेंडर मैंने ले लिया। अब हॉलो सिलेंडर की खास बात यह है कि इस हॉलो सिलेंडर में जितना भी करंट होगा वो उसके सरफेस पे रन करेगा। ठीक है, जितना भी करंट होगा वो कहाँ रन करेगा भाई? उसके मात्र सरफेस पे रन करेगा, उसके पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पे रन करेगा। दैट्स इट। ओके, बस कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही रन करेगा और कहीं नहीं। ओके, चलो, सो ओके, अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो करंट है, क्योंकि उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे रन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एम्पीरियन लूप एक बनाता हूँ। यहाँ पे चलो मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूँ। सबसे पहले एम्पीरियन लूप मैंने बनाई ये बनाई मैंने एम्पीरियन लूप, क्योंकि मुझे इनसाइड सबसे पहले केस में पता करना है। केस वन क्या है मेरा? केस वन है जब स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर, मतलब मैं इनसाइड द सिलेंडर पता करना चाह रहा हूँ। मैं इनसाइड द सिलेंडर पता करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये लूप बना ली। अब मुझे बताओ, अगर इसमें मैं इस लूप को मैं नीचे बना देता हूँ, अगर इसमें मैं बी डॉट डी एल करता भी हूँ, क्योंकि सपोज करते भाई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। मैं मान लेता हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, यहाँ पे एक डी एल वेक्टर इधर है, ठीक है, और बी वेक्टर इधर है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अगर मैं करता भी हूँ और इसको लिखता हूँ म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, मतलब एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट आ रहा है। तो जरा ध्यान से देख के बताओ, कोई लूप के अंदर करंट है? बिल्कुल भी नहीं। आई एनक्लोज तो जीरो है, आई एनक्लोज जीरो है तो डीएल तो जीरो हो नहीं सकता। क्या जीरो होगा? बी जीरो होगा। मतलब अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है शून्य। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है भाई? शून्य, जीरो। और अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर के लिए मुझे एक और सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो ये बना दिया लो मैंने बाहर, ये बना दिया मैंने सिलेंडर बाहर। ये जा रहा है करंट, ठीक है, ये जा रहा है करंट। ओके, अब यहां पे मैं एक लूप बनाता हूं। ये देखो, ये रही लूप।
ये रही लूप, ये मेरी एम्पीरियन लूप बन गई। अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर अगर मैं बात करूं, वापस से वही लगाऊं, ये कौन सा है, ये केस 2 है, और ये कहाँ है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड, मैं आउटसाइड चला गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पे वापस वही लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, मतलब इसके लूप के अंदर कितना करंट है। तो भाई यहाँ पे करंट पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है, मैं मान लेता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, और डीएल वेक्टर को भी मैं उसी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है। डीएल वेक्टर भी मैंने उसी डायरेक्शन में ले लिया, तो बी डॉट डीएल के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। लूप के अंदर करंट कितना है, वो टोटल आई है। बी क्योंकि सिमेट्री है, लूप जो है वो सिमेट्रिकली बनाई गई है, तो इस सिलेंडर से चारों तरफ वो सेम ही दूरी पे होगी, तो बी बाहर आ जाएगा, और बी बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। सो ये बी बाहर आ गया, बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल, जिसको मैं बोल सकता हूँ बी इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। सो बी की वैल्यू देखो आ गई, आउटसाइड बी कितना आ रहा है, आउटसाइड बी इज टर्निंग आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर। इसको मैं और सही तरीके से लिखना चाहूं तो देखो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, बी आउटसाइड कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर। अब ये बताओ क्या ये सिमिलर रिजल्ट नहीं है जो कि एक सिंगल लाइन ऑफ बेसिकली करंट कैरिंग वायर की वजह से था। जी हाँ बिल्कुल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट कैरिंग वायर के बराबर ही है, वैसे ही आंसर आ रहा है जैसा आता था। सो ये बी ड्यू टू अ वायर ही है, बी ड्यू टू अ वायर ही है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो देखो इस हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। सर पीयूष सर ने पीयू क्यों छोड़ा? अच्छा यार पीयूष सर से मैं पूछूंगा और आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है बादशाह? डन, पीयूष सर से मैं आज ही कॉल करके पूछूंगा एंड फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, फिर आपको बताता हूँ। ओके चलो अभी लेक्चर पे ध्यान दो जरा। चलो देखो, ये जो बी होता है, मतलब जैसे ही तुम बाहर चले जाते हो इस सिलेंडर के जिसमें करंट कैरिंग वायर है, वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है ऐसी हो जाती है जैसे कि एक आपका करंट कैरिंग वायर की वजह से जा रही है। सेम सिनेरियो, मतलब जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स का अगर आपको टॉपिक याद हो तो जैसे एक चार्ज स्फीयर के बाहर चले जाते थे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, वही हिसाब है। तो ये हो गया एक हॉलो स्फीयर की वजह से। ऐसी फटाफट जरा यार सॉलिड स्फीयर की सॉलिड सिलेंडर की वजह से ही पता कर लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर की वजह से ही पता करते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर में करंट जो होगा भाई वो थ्रू आउट रन करेगा, करंट जो होगा वो थ्रू आउट रन करेगा, पूरी बॉडी के अंदर रन करता है। अब पूरी बॉडी के अंदर रन करता है तो यहाँ पे भी यार दो केस होंगे, एक तो हो जाएगा व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड वाला केस, ठीक है, इनसाइड वाला केस। और इनसाइड वाला केस अगर मैं देखता हूँ, मैं इनसाइड वाला केस अगर देखता हूँ जहाँ पे ये हो गया मेरा स्मॉल आर, ये हो गए भाई रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो बेसिकली मेरे को एक हिसाब ये लगाना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जब मैं करूंगा म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, ठीक है। सो बी डॉट डी एल का हिसाब तो वही आ जाएगा जैसा पहले आया, बी डी एल एक ही डायरेक्शन में मानोगे, इधर बी माना इधर डी एल माना, एंगल 0, और क्योंकि सिमेट्री है बी बाहर आ जाएगा। सो बी डी एल का वैल्यू तो आ जाएगा 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, बी इंटू 2 पाई आर। आई एनक्लोज निकालने की समस्या, आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी को टॉप व्यू से देखेंगे। कहां से देखेंगे भाई, इसी को हम देखेंगे टॉप व्यू से, इसी को हम यहाँ टॉप व्यू से देखेंगे, ठीक है। अब टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे देखो क्या दिखेगा, एक ये सर्कल दिखेगा बाहर वाला और एक ये दिखेगा छोटा वाला, ठीक है। इसमें करंट, पूरे में करंट रन कर रहा है, डॉट डायरेक्शन में पूरे में करंट रन कर रहा है, राइट। बट मुझे कौन से करंट से मतलब है, मुझे करंट से मतलब है जो कि मात्र इनर एम्पीरियन लूप में रन कर रहा है, मतलब इधर मुझे बस इसके अंदर वाले करंट से मतलब है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं ये अंदर जो करंट इतने छोटे से एरिया में चल रहा है, सिंपल सा फंडा है यार, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर था ना, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में करंट कितना जा रहा था, आई, तो भाई 1 यूनिट एरिया में कितना करंट जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो देख लो आई एनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गई आई एनक्लोज्ड की वैल्यू। इसको डाल दो इधर,
इसको डाल दो इधर, डाल दोगे तो देखो तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? बी की वैल्यू आ जाएगी, देख एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IR अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर केस 2 बताओ। तो यार केस 2 तो बता देता हूँ, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन केस 2 तुम लोगों को ही पता होना चाहिए। बच्चे को अब तो पता है कि केस 2 वैसे ही होगा जितना कि एक हॉलो सिलेंडर के लिए आया था। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैंने बनाया एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो इसमें भी वही केस आएगा जब मैं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज करूंगा, तो आई एनक्लोज में पूरा करंट आ जाएगा। बी की फाइनल वैल्यू वही आएगी जितना कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R। ठीक है, ये आ गई मेरी आउटसाइड की। ओके ठीक है, सो इसके थ्रू बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया यार, तो ये देखो एम्पियर सर्किटल लॉ लगता कैसे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगता कैसे, दोनों ही केसेस में बता दिया। साथ ही साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज भी पता चल गई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक हॉलो और क्लोज सिलेंडर में कैसे कैसे वेरी करती है। और इंपॉर्टेंट है ये चीज, ट्रस्ट में इंपॉर्टेंट है चीज। इतनी बार क्वेश्चन आए हैं ना, अभी 2021 में क्वेश्चन आया है इसके ग्राफ का, जो कि अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट लड्डू सरी का क्वेश्चन आता है, ग्राफ बना दो भैया मैग्नेटिक फील्ड का एक करंट कैरिंग वायर के अंदर और करंट कैरिंग वायर के अंदर। तो ये सिलेंडर क्या है अल्टीमेटली? करंट कैरिंग वायर के अंदर मतलब ये इंटीरियर वाला केस हो जाएगा, और बाहर मतलब ये बाहर वाला केस हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, क्लियर है? तो पॉइंट यही आ गया कि आपका देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है बेसिकली किसके? बी वर्सेस आर के, बी वर्सेस आर के। ठीक है, किसके लिए? ये है भाई आपका सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये आपका सॉलिड सिलेंडर के लिए। और ये बी वर्सेस आर किस में है? ये बी वर्सेस आर है आपका हॉलो सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? देख लो भाई, ध्यान से देखो, इंटीरियर में इसका बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और दूसरे केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। और जब मैं हॉलो की बात करूं तो यार अंदर की टाइम पे तो बी की वैल्यू 0 होती है, ये रहा बी इज इक्वल टू 0, और जब बाहर की जात जाऊं तो इनवर्सली रिलेटेड रहता है। ठीक है, ये दोनों जो बन रहे हैं आपके कर्व, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये आप याद रख लेना। अरे बादशाह नहीं पता बेटा, सही में नहीं पता, मैंने बोला ना, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए पूछूंगा। ठीक है, चलो आओ। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई ओ पे? चलो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करके बताओ, आंसर जिसका आएगा मेरी तरह इनसे टॉफी दूंगा मैं, कभी मिले अब तुम तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितनी हो जाएगी बताओ यार? सिंपल सा केस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो यहां हो क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हो ये रहा है कि यहां से करंट आ रहा है इधर, ये आई करंट इधर से इधर आ रहा है। अब ये करंट ऐसा बट गया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। अब पता करना है ओ पे भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होगी। ओ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तुरंत बताते। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले ही, मैग्नीट्यूड निकालने से पहले ही सबसे जो तरीका होता है ना, वो होता है भाई डायरेक्शन पता करने का, वो होता है डायरेक्शन पता करने का। ठीक है, तो आओ सबसे पहले डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि ये जो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ये वाला जो करंट जा रहा है, उसमें सर्कुलर वाले की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? तो कोई नहीं सर, हम हमारे राइट हैंड को यूज करेंगे, देखेंगे ओ पे तो ये क्रॉस डायरेक्शन में जा रही है, ओ पे तो ये जा रही है भाई क्रॉस डायरेक्शन में। ओके, समझ गए? फिर ये इसकी वजह से कहाँ जा रही है? ये स्ट्रेट वाले की वजह से। सर स्ट्रेट वाले की वजह से भी क्रॉस डायरेक्शन में जा रही है। ओके यार, बढ़िया, चलो अच्छी बात है। फिर अब ये नीचे वाले की वजह से देखेंगे, नीचे वाला सर्कुलर। अब नीचे वाले सर्कुलर की वजह से मैं देखूंगा, तो जैसे ही मैंने देखा मुझे डायरेक्शन दिख गया भाई, ये तो डॉट है। ओके, और नीचे वाले स्ट्रेट की वजह से किधर है? वो तो क्रॉस है।
ओके, काश ये डॉट आ जाता तो आंसर सीधे मैं जीरो बोल देता, लेकिन वो क्रॉस है, ठीक है। अब देखने की बात ये है कि ये जो सर्कुलर I/2 है और ये जो सर्कुलर I/2 है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए बोल रहा था फॉर्मूला यूज करने से पहले एक बार ये जरूर देख लेना कि क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल कर देना, तुम्हें फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा टाइम बचेगा ना। नीट में सबसे इंपॉर्टेंट तो समय होता है, और नीट में सबसे इंपॉर्टेंट समय तो वही तो हमें बचाना है, ठीक है। सो यहाँ पे I/2 ऊपर और नीचे जो जा रहा है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल कर देगी। ओके, अब ये बताओ स्ट्रेट की वजह से यहाँ पे दोनों स्ट्रेट की वजह से कितनी हो जाएगी? तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट वायर का केस दिख रहा है। अब सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होती है? तो सर होती है μ0/4π। 2I/r तो होती है फुल इनफाइनाइट की वजह से, I/r होती है सेमी इनफाइनाइट की वजह से। ओके, अब इस सिनेरियो में क्या होता है? इस सिनेरियो में I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू सर I/2 है, और दोनों पे करंट सेम ही जा रहा है, तो इसी को डायरेक्टली इंटू 2 कर देता हूँ। समझ रहा हो? इसी को इंटू डायरेक्टली 2 कर देता हूँ, तो देखो आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन का आंसर था, 2 से 2 कैंसिल होगा, μ0I/4πr। किस आंसर, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आंसर। देखो तुरंत निकाल दिया आप लोगों के सामने किस तरीके से, कितना इजीली इसका सोल्यूशन था, ठीक है। ओके, बढ़िया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अ लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट। अ लॉन्ग वायर कैरीज अ 16-17 में आया था, कैरीज अ स्टेडी करंट, ठीक है। इट इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ 1 टर्न, ठीक है। ओके यार, एक लॉन्ग वायर है जो स्टेडी करंट कर रहा है, उसको एक सर्कल में तुमने घुमा दिया जो कि एक ही टर्न का था। ओके ठीक है, ये लॉन्ग वायर था, इसको मैंने सर्कल में डाल दिया। ओके भाई, डन। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। सेंटर पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो बी आ रही है। ओके, इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स। ओके यार, ठीक, चलो इसी को फिर वापस बर्न कर दिया सर्कुलर लूप में एन टर्न्स की। मतलब इसी को अब फिर और कैसे, पहले तो एक स्ट्रेट वायर को इसमें किया, फिर इसको कर दिया मैंने ऐसे बहुत सारे वायर्स में, ठीक है। ये सब सेम रेडियस की सर्कुलर लूप है। ओके सर, ठीक है, बढ़िया, सही है। ये लेंथ एल थी, इसका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, और इसका इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? एन इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अब ये सारे के सारे बराबर है भाई, ये सारे के सारे बराबर है। एल है वो 2 पाई कैपिटल आर के बराबर है, और ये एन इंटू 2 पाई स्मॉल आर के बराबर है, ठीक है। इससे हमें निकालना क्या है? इससे हमें निकालना है कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच का रिलेशन। कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच का रिलेशन निकालना है, क्योंकि कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल आर आ जाएगा। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना सेंटर पे, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे, वो कितनी हो जाएगी? अभी पता करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4 आई, टोटल एंगल कितना हो जाता है? 2 पाई/r, ये हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगी कितनी? एक बड़े वाले सर्कल के लिए, ये हो जाएगी एक बड़े वाले सर्कल के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब छोटे वाले सर्कल के लिए कितनी हो जाएगी? छोटे वाले सर्कल के लिए हो जाएगी सर μ0/4 आई 2 पाई/स्मॉल आर। ये बी डैश है स्मॉल सर्कल के लिए, लेकिन ये एक टर्न की वजह से, हमें सबके टर्न की वजह से निकालना है, टोटल निकालना है, तो यहाँ पे एक एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो? दिस इज बिकॉज ऑफ 1 सर्कुलर टर्न ओनली, ये बस एक टर्न की वजह से, और ये किसकी वजह से? ये एन टर्न्स की वजह से, ठीक है। सो एन टर्न्स की वजह से कितनी आ रही है? इतनी आ जा रही है μ0/4 आई 2 पाई/r इंटू एन। ओके परफेक्ट। अब इसकी वैल्यू तो बी दे रखी है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो ना, तो ये स्मॉल आर की जगह जरा कैपिटल आर डालो। कैपिटल आर कितना था? कैपिटल आर था स्मॉल आर हो जाता कैपिटल आर बाय एन, तो इसको यहाँ प्लेस कर दो, आ जाएगा μ0/4 आई 2 पाई/कैपिटल आर बाय एन, जो कि एन ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कैपिटल आर। और ये देख लो, ये दिख रही है इसकी जैसे, बिल्कुल। तो कितना आ गया? बी डैश की वैल्यू आ गई n² बी के बराबर, n² बी के बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अपूर्व खरे, एकदम सही आंसर है तुम्हारा, वेरी गुड। क्या हाल है अपूर्व? प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन आया सीबीएसई AIPMT 2015 का, इसको भी करके बताओ फटाफट। A wire carrying current I has the shape as shown in the adjoining figure, ठीक है।
Linear parts of the wire are very long and parallel to x-axis, while semicircular portion of radius capital R is lying in the yz plane. Magnetic field at point O is. O पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है. हाँ यार, अपूर्व रिवीजन करा रहे हैं. इसका आंसर बताओ अपूर्व, जल्दी. क्या होगा? देखो 3 डायमेंशन का है. अब ये क्वेश्चन जो है ना यार, इन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तो देता है, डेफिनेटली इसको प्रॉब्लम देता है. रीजन सिंपल सा है, क्योंकि 3 डायमेंशनल का इमेजिनेशन एक्सपेक्ट करता है. ठीक है, अब हम जो है यार कॉपी पेन पे एक स्क्रीन पे पढ़ते हैं जो कि 2 डायमेंशन है. अब 2 डायमेंशन पे जब जब भी 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट आता है, हमेशा कंफ्यूजन एक आती ही आती है, और वही एक प्रॉब्लम हो जाता है इन सारे क्वेश्चंस के लिए. बट क्योंकि यार एग्जाम में आया है तो हमें थोड़ा बहुत इमेजिनेटिव स्किल्स को अपना यूज करना पड़ेगा. ओके, तो आओ इसको यूज करते हैं. कैसे करेंगे? देखो एक्स वाई जी यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 3 एक्सिस बता रखी है. एक्स वाई जी इन्होंने 3 एक्सिस बता रखी है. आप इसमें क्या करोगे? वाईजेड को प्लेन मान लेना. वाईजेड को क्या मान लेना? प्लेन. सामने जैसे मान लो मैं कॉपी इधर रखी है, तो वाईजेड मेरा ये हो गया और एक्स ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है. ठीक है, ऐसे मान लिया. अब देखो मजे की बात. तो होगा क्या कि जो आप ये स्ट्रेच ऑफ वायर देख रहे हो, ये जो आप स्ट्रेच ऑफ वायर देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. ठीक है, सो ए से बी तक का जो स्ट्रेच ऑफ वायर आप देख रहे हो, वो आपका एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, और उसकी वजह से मुझे ओ पे पता करना है. ठीक है, सिमिलरली सी से डी के बीच में भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, उसकी वजह से पता करना है. डायरेक्शन पता करते हैं, तो डायरेक्शन पता करने के लिए आप वही इमेजिन करना, जैसे मैंने बताया सामने आपकी स्क्रीन है, तो सामने जेड और वाई बना हुआ है और इधर एक्स आ रहा है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना कि भाई वो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर ही रहा होगा. बट हमें यही समझना है सामने वाई जेड प्लेन है और इधर से करंट जा रहा है. तो एक्स मेरा ये हो गया, तो मैं ये सिंपल एक्स डायरेक्शन में अपने अंगूठा डालूंगा. ठीक है, एक्स डायरेक्शन मेरा अंगूठा हो गया, और किस डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड जाती दिखाई दे रही है, मैं देख पाऊंगा वो जेड के नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है. जेड के नीचे यानी कि माइनस के कैप होगा. समझ में आ रहा है? जेड के नीचे यानी कि माइनस के कैप होगा. तो अब इसमें देखो कौन कौन से ऑप्शंस में माइनस के कैप एक्सेप्टेड है. क्या इधर है? हाँ. क्या इधर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां देखो एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा. क्या इधर है? बिल्कुल नहीं. क्या इधर है? हाँ. तो मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ये और ये. अब दूसरा मैग्नीट्यूड भी छोड़ो, बस ये पता कर लोगे ना, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव बाहर दिया हुआ है, तो अगर आई कैप के अलोंग भी नेगेटिव है, अगर तुमने डायरेक्शन ही डिटरमाइन कर दिया तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अब आई कैप के अलोंग नेगेटिव कैसे पता करोगे? तो फिर सीडी वायर पे आता हूं. भाई देखो सीडी वायर की वजह से भी वो नीचे जेड की तरफ होगा, मतलब ए बी और सीडी वायर तो मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे. ए बी और सीडी दोनों की वजह से, ए बी और सीडी दोनों की वजह से क्या डायरेक्शन आ रहा है? डायरेक्शन इज अलोंग माइनस के कैप ओनली. ठीक है, अब मुझे पता करना है बीसी वायर की वजह से, मुझे पता करना है बीसी वायर की वजह से. सो बीसी वायर की वजह से कहां हो रहा है, चलो देखते हैं. बीसी में डायरेक्शन कैसा आएगा? बीसी में डायरेक्शन आएगा इस तरीके से, ये दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन. ठीक है, ओके सर, परफेक्ट. अब इस डायरेक्शन में जरा इमेजिन करो, तुम्हारे सामने वाईजेड प्लेन बना हुआ है, तुम्हारे सामने वाईजेड प्लेन बना है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे किया, और इसके इधर सेंटर पे पता करना है, तो अंगूठा इधर डालूंगा, यहाँ ऐसे नीचे की तरफ टिल्ट करूंगा, तो क्या समझ में आएगा? वो माइनस एक्स की तरफ जा रहा है. कोशिश करो समझने की. तुम्हारा कहाँ है अंगूठा? देखो ऐसा सर्कल जा रहा है और मुझे यहाँ पे पता करना है. समझ रहे हो बात को? कुछ इस तरीके का सर्कल है, मुझे यहाँ पता करना है. तो मैं इस डायरेक्शन में अपना अंगूठा, एक टॉप व्यू पे अंगूठा डालूंगा, ऊपर के डायरेक्शन में देखूंगा तो वो मेरी तरफ आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में देखूंगा तो मुझसे दूर जाता हुआ, और मुझसे दूर जाता यानी इनटू द प्लेन कौन सा है? एक्स डायरेक्शन का जस्ट ऑपोजिट. मतलब बीसी वायर की वजह से भी जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप के अलोंग है. तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है? डी तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा, क्योंकि डी में पॉजिटिव आई कैप का एलिमेंट है. सही ऑप्शन बैठ रहा है सी. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड्स. ओके, अब इसमें मैग्नीट्यूड तो देखो आ ही जाएगा, मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा. अच्छी बात ये थी कि डायरेक्शन का इन्होंने डिफरेंस अलग अलग ऑप्शन सब में अलग अलग दिया था, तो हम बहुत इजीली निकाल पाए. हमें अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी पता हो, बस मुझे इतना आता हो ना कि डायरेक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, बस डायरेक्शन कैसे लेना है, तो भी मैं आंसर निकाल लेता. ठीक है, क्लियर है? अपूर्व डी नहीं है यार, सी इज द करेक्ट आंसर. चेक करो, बताओ कोई डाउट है तो.
ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। ओके गुड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। अब भाई सोलेनॉइड का मैंने अभी जस्ट बता दिया, एक लॉन्ग सोलेनॉइड होना चाहिए। देखो इसकी कंडीशन बेसिकली होती है कि सोलेनॉइड मेरा लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। सोलेनॉइड मेरा क्या होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। अब सर लॉन्ग का मतलब कश्मीर से जम्मू तक खींच दें, नहीं, कश्मीर से जम्मू तक नहीं खींचना मेरे को। सोलेनॉइड भले इतना सा लो लेकिन उसका रेडियस बहुत छोटा लो। तो ये जो रेडियस है ये लेंथ से बहुत महा छोटा होना चाहिए। आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड का केस बन जाता है। दिस टर्न्स आउट टू बी अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, अगर मेरा आर जो है वो एल से बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम छोटे से सोलेनॉइड में भी ये फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो, जहाँ स्मॉल एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, एन अपॉन कैपिटल एन। चलो बढ़िया, सीबीएसई एपीएमटी 2013 का क्वेश्चन, 3 का क्वेश्चन करते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड है, करंट कैरी कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। इस टाइप के क्वेश्चन इतने आते हैं ना नीट में, इतने ज़्यादा आते हैं, और जल्दीबाजी में यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जल्दीबाजी। जितना जल्दीबाजी करोगे उतना ज़्यादा ट्रबल आता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे। एक बहुत लंबा सोलेनॉइड है, करंट कैरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बी इंड्यूस कर रहा है उसके एक्सिस के अलावा, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। करंट उसकी डबल कर दी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ओके, अब क्या डबल किया, करंट को डबल कर दिया यार तुमने, करंट को डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल बी डैश कितना हो जाएगा, तो बी डैश को मैं ऐसे ले लेता हूँ, म्यू नॉट तो सेम रहेगा, एन डैश आई डैश, ठीक है। म्यू नॉट एन डैश की वैल्यू कितनी होगी, एन डैश की वैल्यू हो जाएगी जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, उसको आधा कर दिया, मतलब पहले वाले से आधा कर दिया भैया। ओके, करंट को कितना कर दिया, करंट को डबल कर दिया, मतलब पहले जो था उसका डबल कर दिया। ओके यार, ये तो कैंसिल हो रहा है मामला, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो कितना आंसर आ रहा है भाई, बी के बराबर ही आ रहा है। ओके, तो एक लाइन का आंसर था, एक लाइन का बिल्कुल आंसर था। कितना, क्या सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल सही अपूर्व, एकदम सही, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो टोरॉइड का केस भी देख लेते हैं फटाफट। टोरॉइड क्या होता है भाई, उसी सोलेनॉइड को अगर तुम सर्कुलर पैटर्न में समझ रहे हो तो वो टोरॉइड कहलाता है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या था, स्ट्रेट वायर, ठीक है। सोलेनॉइड का भी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल तो आपका उसमें आता है यार, जैसे मैं इंडक्टर्स में जाता हूँ, वो एक तरीके का सोलेनॉइड ही है, ठीक है। अब मैं टोरॉइड की अगर बात कर रहा हूँ, मैं अगर टोरॉइड की बात कर रहा हूँ, सो टोरॉइड में उसी सोलेनॉइड को अगर आप एक सर्कुलर पैटर्न में समझ रहे हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका टोरॉइड, ठीक है। ओके बढ़िया सर। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो, जो भी डायरेक्शन रहता है उस हिसाब से आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रहेगी, और जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एन जो है वो जाएगा कैपिटल एन। एक मिनट, ये नहीं है, एन हो जाएगा कैपिटल नंबर एन अपॉन 2 पाई आर, जहाँ पे रेडियस आर होता है, ठीक है, ये हो जाता है। इसके पीछे वाला क्वेश्चन ये लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसमें बेसिकली देखो यार सिंपल सी चीज है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड उसको बोला है म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। अब उसने यही बोला कि करंट को मैंने डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने पर लेंथ को आधा कर दिया, ठीक। तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये सिंपल सी चीज बतानी थी। तो अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर रहे हो, करंट को डबल कर रहे हो, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है कि नहीं, समझ में आया पूर्व, क्लियर है। ओके अब देखो, ये नहीं एक्सिस वाला, एक्सिस वाला ये देखो, एक्सिस वाले में बेसिकली तुम्हें क्या करना था यार, डायरेक्शन देखना था। हाँ, इसमें बेसिकली अपने को क्या देखना था, डायरेक्शन देखना था, हमको डायरेक्शन समझना था
कि ये डायरेक्शन मेरा इधर से इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो इसके हिसाब से मैं बस राइट हैंड रूल, ये मेरा तुम्हें लेफ्ट दिख रहा होगा बट ये मेरा राइट हैंड है, सो राइट हैंड रूल देख के मुझे आंसर बताना है, ठीक है, क्लियर है। और राइट हैंड रूल से जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन बस देखो फिंगर्स किस तरफ टिल्ट हो रही है, बस तुम डायरेक्शन का एनालिसिस कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो बाद में देखेंगे, बस डायरेक्शन मात्र से ही आंसर सॉल्व हो जाता। सीबीएसई आईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। सो नॉर्मली 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस आते नहीं है यार नीट में, बट यार देख लो आए हैं आपके सामने, क्योंकि 3 डायमेंशन सबसे ट्रबल्ड टॉपिक है, बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करता है। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज की वजह से। तो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करंट की वजह से तो आपने बता दी, करंट की वजह से आपको पता चल गई, तो मूविंग चार्ज की वजह से भी कितनी होती है ये बताओ। तो ठीक है, एक सपोज करते हैं मूविंग चार्ज है v वेलोसिटी से चल रहा है, ये प्लस क्यू रहा, ठीक है, और ये हो गया आपका r दूरी पे देखना है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी दैट इज गोइंग टू बी q इंटू वी क्रॉस r अपॉन आर क्यू, ठीक है। अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो भूल ही गए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी आएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी आएगा। ओके ठीक है, समझ आ गया, बस यही है, सिंपल सी चीज़, सिंपल सी चीज़। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो कि जो b थी वो कितनी थी, इंटीग्रेशन ऑफ करंट कैरिंग वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, इस आई को चार्ज बाय टाइम ले लिया, उस टाइम को dl से डिवाइड कर दिया, तो ये वेलोसिटी बन जाता है और ये चार्ज रह जाता है, उसी से फॉर्मुलेशन आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एक मूविंग चार्ज की वजह से आपको याद रखना है। ओके अगर इनकेस डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया क्रॉस प्रोडक्ट करने का तो यू शुड बी नोइंग, आर क्रॉस वी मत याद रख लेना, वी क्रॉस आर याद रखना, क्योंकि नेगेटिव आंसर का ऑप्शन भी क्वेश्चन में होगा। ओके ठीक है, चलो लॉरेंस फोर्स क्या बोलता है। तो लॉरेंस फोर्स का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर अगर आप एक चार्ज को एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हो, एक चार्ज को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर देते हो, तो उस पे दो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। एक तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा फोर्स लगता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो देखो बच्चे को पता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया, कितना है Q इंटू ई के बराबर, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। कितना हो जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, क्लियर है। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। कितना होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक। मतलब जो फोर्स लगता है ना तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है ना ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो किस डायरेक्शन में लगता है भाई, दोनों के परपेंडिकुलर लगता है, दोनों के परपेंडिकुलर लगता है, और इससे बेहतरीन सा एक मोशन भी जनरेट होता है, ठीक है। उस पे जाएंगे, उससे पहले ये जरा क्वेश्चन करके बताओ यार, ये क्वेश्चन करके बताओ, आई वुड लव यू ऑल टू फाइंड दिस। इसमें वही डायरेक्शन का एलिमेंट है, 2019 का AIPMT का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, magnetic force acting on a charged particle of charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity is 2i cap plus 3j cap into 10 raised to the power 6 meter per second is कितनी होती है, कितनी होगी, चलो पता करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना है मेरा, चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, ओके बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है भाई, ये लग रही है वाई डायरेक्शन में, मतलब जे कैप के अलोंग, ओके। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ एक क्रॉस दिया हुआ है, अरे भाई वो क्रॉस नहीं है, वो बस मैग्नीट्यूड है, 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब बता दो यार फोर्स कितना लग रहा है, कौन सी दिक्कत है, फोर्स ही तो बताना है। फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी, सिंपल, Q इंटू वी क्रॉस ऑफ बी, सिंपल, आंसर निकालो। Q की वैल्यू कितनी, -2, साइन सहित लेना है बिल्कुल,
v कितना, v है मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप, क्रॉस किसके साथ करना है भाई, 2j कैप के साथ क्रॉस करना है। ये नियम याद रखो, आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या, आई जे के कैसे याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे करूंगा तो के आएगा, जे क्रॉस के करूंगा आई आएगा, के क्रॉस आई करूंगा तो जे आएगा, उल्टा जाऊंगा तो भी वही रिजल्ट आएगा लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा। मतलब आई क्रॉस के कर दिया तो जे ही आएगा लेकिन नेगेटिव जे आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये रही, आई क्रॉस जे करना पड़ेगा 2i इंटू 2j, तो आई जे तो सेम पैटर्न में जा रहा है तो के आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया। तो ये आ जाएगा 4k। ओके, बढ़िया, इसको कर दिया आपने इसके साथ। अब 3j को कर दो 2 के साथ, तो j क्रॉस j, भाई j क्रॉस j तो 0 होगा, सेम का तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो गया 0। ओके, कितना आंसर आ रहा है, -8k कैप आ रहा है। -8 न्यूटन के कैप का मतलब क्या है, के कैप था z डायरेक्शन में, तो देखो डी और ये ऑप्शन एकदम सेम दे दिया, यहाँ एरर है। या तो डी में ये नेगेटिव z होगा, हाँ, ए या डी में से कोई सा आंसर है नेगेटिव z डायरेक्शन, मतलब फाइनल आंसर किस में है, फाइनल आंसर इज 8 न्यूटन इन नेगेटिव z डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग शिव, हाउ आर यू, कैसे हो भाई। तो ये रहा मेरा 8 न्यूटन का आंसर, कहाँ, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव z के डायरेक्शन में। कहाँ, नेगेटिव z के डायरेक्शन में। ए या डी में से कोई से एक है, वो एरर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, चलो सर, बढ़िया। अब आपने जब बता दिया यार फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल्स पे, बिल्कुल सही बात है, तो उस फोर्स की वजह से मोशन कैसा होता है, तो उस मोशन को हम ट्रैक करेंगे, उस मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ उस मोशन को ही समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्रॉस मतलब मेरे से दूर जाती हुई, मेरी आंखों से दूर जाती हुई क्रॉस डायरेक्शन। इसमें मैंने प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी v के साथ, ये रही वेलोसिटी v के साथ। अब क्या बोलता है मैग्नेटिक फोर्स, भाई मैग्नेटिक फोर्स तो बोलता है लगूंगा मैं q इंटू वी क्रॉस बी के हिसाब से, q इंटू वी क्रॉस बी के हिसाब से। ठीक है, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट करने का क्या नियम है, तो देखो यार जीवन में तुम ये चीज़ तो कभी मत भूलना क्रॉस प्रोडक्ट करने का क्या रूल होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा लेफ्ट हैंड रूल से, बाएं हाथ के फ्लेमिंग वाले रूल से ही होता है। लेफ्ट हैंड रूल ऑलवेज गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट तरीका। और इसमें करने का एक सिंपल सा इलाज यही रहता है, क्रॉस से पहले वाली चीज को मिडिल फिंगर, क्रॉस से बाद वाली चीज को फोर फिंगर, और रिजल्ट मेरा देता है थंब। ठीक है, सिंपल एक मंत्र है, क्रॉस से पहले वाली चीज मिडिल फिंगर, क्रॉस के बाद वाली चीज फोर फिंगर, क्रॉस रिजल्ट हो जाता है थंब। तो क्रॉस से पहले वाली चीज क्या है, मिडिल फिंगर। देखो मेरे लिए वेलोसिटी इस तरफ है, ये कर दी मिडिल फिंगर। क्रॉस से बाद वाली चीज फोर फिंगर, मेरे से आंखों से दूर जाता हुआ ना, ये देखो ये बंदूक चल रही है उधर आगे की तरफ, क्रॉस आ गया। डॉट किधर, ये थंब किधर आ रहा है भाई, थंब ऊपर आ रहा है, तो सही बात है फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब जैसे ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगी। ओके, एक्सेलरेशन क्या करती है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाने लगती है, तो सडन वेलोसिटी वहां बढ़ेगी। अब वहां वेलोसिटी बढ़ेगी तो पार्टिकल इधर इधर आधा आधा थोड़ी जाएगा, दोनों के नेट रिजल्ट पे जाएगा। दोनों का नेट रिजल्ट अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगता है भाई। द पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल, इट बिगिंस टू फॉलो a circular path like this. Okay, it begins to follow this circular path. ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कमेंस करने लगता है, क्योंकि जैसे ही फिर अगले मोमेंट पे जो वेलोसिटी रहती है फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगने लगता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट बड़ी मजेदार चीज है, अपने हिसाब से अपने आप को ऐसे एडजस्ट करती है कि हमेशा परपेंडिकुलर लगती है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही आता है कि एक सर्कुलर मोशन होने लगता है, जिसमें सेंटर की तरफ, देखो बच्चा बच्चा जानता है यार, सर्कुलर मोशन किसी को कमेंस करवाना है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स किसकी तरह काम करता है, वो फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यहाँ पे वो कौन सा फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, वो है मेरा मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सी चीज, मैग्नेटिक फोर्स कितना पड़ा अभी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बी और वी जो है परपेंडिकुलर है, तो फाइनली लिख दूं मैं क्या सर, क्यू वी बी, बिल्कुल लिख दो क्यू वी बी। ये प्रोवाइड करेगा मेरा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम कल को ये बाकी सारी चीजें भूल जाना, भगवान के लिए ये इक्वेशन मत भूलना, और ये स्टेटमेंट तो कतई मत भूलना, क्योंकि इस स्टेटमेंट को अगर याद कर लिया तो मुझे नहीं पता ओमेगा टाइम पीरियड वेलोसिटी क्या होती है, मुझे बस ये फॉर्मूला याद है,
अब इस फॉर्मूले से ही देखो मैं सारी सारी चीज़ें जितनी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल, सब बता के रख दूंगा, सब यही बता के रख दूंगा। समझ रहे हो बात को? तो मुझे बस ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब कभी भी चार्ज सर्कल में एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगता है, बशर्ते वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए उतनी फैली हुई मैग्नेटिक फील्ड हो। क्या पता मैग्नेटिक फील्ड इधर ही कट जाएगी तो इसके बाद फिर वो सर्कुलर छोड़ देगा। ठीक है, सो जब तक वो रहेगा एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और ये क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाय आर को प्रूव कराएगी। ठीक है, ओके। अब इससे जरा एक बहुत काम की चीज़ें निकाल सकते हो। देखो क्या काम की चीज़ें निकलती हैं। काम की चीज़ें कुछ इस हिसाब की निकलती हैं। सबसे पहले तो देखो एक वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल हो जाता है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक वी से एक वी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से रेडियस का एक रिलेशन निकलता है कि रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाती है, रेडियस की वैल्यू हो जाती है एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये एक मज़ेदार चीज़ निकलती है। ओके, एक और मज़ेदार चीज़ निकलती है यहाँ पे ओमेगा। एक और मज़ेदार चीज़ यहाँ पे निकलती है, क्या? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हो जाती है वी बाय आर के बराबर, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन आर। यहीं से वी बाय आर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, क्यू बी अपॉन एम। और ये सिंपल सी चीज़ ही इंश्योर करती है कि भाई चार्ज पार्टिकल, मतलब बेसिकली साइक्लोट्रॉन नाम का जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का, वो इसी बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो टाइम पीरियड रहेगा, अब यहाँ से देखो टाइम पीरियड निकल आता है। टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो कि हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। कितनी नोटवर्दी बात है कि समय जो है कितनी देर में वो घूमेगा, ये समय ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? चार्ज के मास पे, उसके चार्ज की वैल्यू पे, और मैग्नेटिक फील्ड पे। मतलब तुमने कितनी तेज उसको फेंका उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको, वो तो भाई सेम अमाउंट में उतना एक चक्कर घुमा देगा। क्लियर कट बात। और यही प्रिंसिपल यूज होता है किसमें? साइक्लोट्रॉन में। यही सिंपल सी चीज एक प्रिंसिपल यूज होती है साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, तो मजेदार चीज है। ओके, जैसा कि मैंने बताया टाइम पीरियड आपको बता चुका हूँ। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड वी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी थी, तो ये हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। देख लो सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक क्लियर है सबको। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में। एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस radii RE, RP and RA in a uniform magnetic field B. The relation between RE, RP and RA is okay. रिलेशन बताओ जरा कितना हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? हीलियम एटम में से जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हो तो वो बन जाता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लोगे तो कितना बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है, उसका चार्ज होता है +2e, और मास हो जाता है 4 गुना मास ऑफ अ एटम, 4 गुना मास ऑफ अ प्रोटॉन, 4 गुना मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, तो जरा रेडियस बताओ यार फटाफट कितना आ जाएगा। इतना लेट लतीफी नहीं करना भाई अपने को। आर ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी? एम वी अपॉन क्यू बी। ये आया था ना, एम वी अपॉन क्यू बी। आर जो होता है, आर का रिलेशन है एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। ओके, सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, तो सेम काइनेटिक एनर्जी दे दी भाई। कितने चतुरे हैं, देख रहे हो? काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी, वेलोसिटी नहीं दी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो काइनेटिक एनर्जी सेम दी है ना, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हम एक काम ये करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के मान लेते हैं, और वो हो जाएगी ½ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो v की जगह मुझे वैल्यू रखनी है। v की वैल्यू हो जाएगी 2k/m अंडर रूट में। ठीक है, और इस वेलोसिटी को मैं यहाँ डाल दूंगा। सो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, यानी e इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ v की जगह क्या डाल दूंगा मैं? 2k अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। सिमिलरली आर पी कितना आ जाएगा? आर पी आ जाएगा मेरा मास ऑफ पी अपॉन चार्ज कितना भाई? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम ही है, तो ई इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन एम इंटू ई। ठीक है, एम इंटू पी, सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर ए यानी अल्फा हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा का चार्ज कितना होता है? अल्फा का मास और अल्फा का चार्ज भाई प्रोटॉन के टर्म्स में लिखो,
तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2 टाइम्स ई इंटू बी डिवाइडेड बाय 2k अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो गया 4 टाइम्स मास ऑफ पी। ठीक है, ओके चलो बढ़िया, ये हो गया हिसाब, ये हो गया हिसाब। अब देखो क्या बोल रहे हो, सही ई फिर प्रोटॉन फिर बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर बताओ अपूर्व कितना आ रहा है। चलो भाई, तो ये आर ई आ गया, आर पी आ गया और आर ए आ गया। अब मुझे ये बताओ इनका रिलेशन क्या बन रहा है, कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो इनको जरा सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो यार कि यहाँ ई आ गया, यहाँ पी आ गया, और साथ ही साथ इसको मैं इस अंडर रूट ऑफ 4 एमपी को, इस अंडर रूट ऑफ 4 एमपी को इससे काट दूंगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 4 एमपी बनेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रूट एमपी आएगा, यहाँ पे भी रूट एमपी आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट एम ई आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो फाइनली जो आंसर आ रहा है, फाइनली जो आंसर आ रहा है, आर ई की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट एम ई अपॉन ई इंटू बी, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 के एम ई अपॉन ई इंटू बी। यहाँ पे कितनी, आर पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 के एम पी अपॉन ई इंटू बी, और आर ए की भी वैल्यू कितनी आ रही है, आर ए की भी वैल्यू बोलोगे तो उतनी ही आ रही है, कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 2 के एम पी अपॉन ई इंटू बी। मतलब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का जो रेडियस है वो सेम आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वो छोटा आएगा, रीजन बीइंग क्योंकि उसका मास बहुत छोटा होता है। ठीक है, सो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि भाई रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन सही है मेरा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है कि रेडियस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटा रहेगा। छोटा क्यों रहेगा, क्योंकि देख लिया भाई रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के डिवाइडेड बाय ई इंटू बी। ठीक है, ये इधर आ रहा है, तो ई इंटू बी तो देख सब में ही आ रहा है, ई इंटू बी तो सब में ही आ गया। रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो आ गया 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के डिवाइडेड बाय आपका आ गया ई इंटू बी यहाँ पे भी, और आर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा के अपॉन ई इंटू बी। तो ई इंटू बी तो सब में सेम है, ऊपर की वेरिएबल भी डिपेंड कर रहा है, और सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो मच लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, वी कैन वेरी इजली से कि भाई रेडियस जो होगा इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सही आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तो यार लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट कर देना, बताना कि सर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। हेलिकल मोशन का चीज समझते हैं, हेलिकल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो अगर मेरी वेलोसिटी है, अगर मेरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, आपका मोशन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका सर्कुलर पाथ रहेगा। लेकिन सपोज जो मेरी वेलोसिटी है के, तो रूट 2 एम के, उससे हो सकता है क्या यहाँ पे, ये बोल रहे हो क्या कि रेडियस इज एम वी अपॉन क्यू बी, तो इसकी जगह मैं 2m के अपॉन क्यू बी ले सकता हूँ कि अगर ये बोल रहे हो तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मोमेंटम, और मोमेंटम कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2m के ही होता है। ओके, अगर ये बोल रहे हो तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब जब चार्ज एक पर्टिकुलर एंगल पे रहता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे रहता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस सिनेरियो में, उस सिनेरियो में आपका हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं वेलोसिटी का। एक कंपोनेंट ब्रेक करते हैं पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कि वी साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट ब्रेक करते हैं जो कि पैरेलल रहता है वी कॉस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वजह से एक हेलिकल, मतलब एक सर्कुलर पाथ तो फॉलो करता ही है, इसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ तो डेफिनेटली होता ही है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ तो होगा ही होगा। अब ये जो सर्कुलर पाथ है ना, कायदे में बस इतना ही होना चाहिए था अगर बस वी साइन थीटा होता, लेकिन ये वी कॉस थीटा भी है, तो यही सर्कुलर पाथ को वो आगे की तरफ खींचता हुआ चला जाता है, और आगे की तरफ खींचता हुआ चला जाता है तो अल्टीमेटली रिजल्ट एक हेलिकल पाथ होता है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा फंडा यही है।
यहाँ पे वही फंडा, यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फोर्स लेते हैं वो कितना हो जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और इसी मैग्नेटिक फोर्स को किससे इक्वेट कर देंगे, इसी मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट कर देंगे हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी एम वी साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर से। तो रेडियस यहाँ से पता चल जाता है, वही सेम आता है, एम वी अपॉन क्यू वी आएगा, वही आएगा एम वी साइन ऑफ थीटा अपॉन क्यू इंटू बी, यही रेडियस आएगा। यहीं से तुम ओमेगा भी पता कर सकते हो, ठीक है, यहीं से तुम ओमेगा पता कर सकते हो, टाइम पीरियड पता कर सकते हो। और टाइम पीरियड अगर तुमने पता कर लिया, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू वही आ जाएगी 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है, ये आ जाएगी मेरी टाइम पीरियड की वैल्यू। और ओमेगा आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, सेम आएगा। अब इसी टाइम पीरियड में वो कितना आगे बढ़ जाता है, मतलब बेसिकली ये पाथ वी कॉस थीटा की वजह से जो आगे बढ़ जाता है, एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट रोटेशन में चार्ज कितना आगे बढ़ गया उसको पिच कहते हैं। और पिच की वैल्यू सिंपली निकाली जा सकती है, पिच विल बी इक्वल टू जो भी मेरी वी कॉस थीटा है टाइम्स टाइम पीरियड, ठीक है। सो वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं पिच की वैल्यू निकाला जा सकता हूँ, ठीक है, ओके, बढ़िया। चलो कई कई बार ये भी हो सकता है देखो कि एंगल से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बिल्कुल सही बात है, एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, हेलिकल पाथ होगा। लेकिन उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दे दी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दे दी है। तो होता क्या है कि जो तुम्हारा कॉम्पोनेंट रहता है ना, यहाँ पे जो तुम्हारा कॉम्पोनेंट रहता है वी नॉट कॉस थीटा, पहले तो वी नॉट कॉस थीटा सेम था, वो उसकी वैल्यू तो बढ़ रही थी नहीं, लेकिन अब क्या होगा, वो वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा, तो ये वी नॉट कॉस थीटा पे अब एक्सेलरेशन लगने लगेगा कितना, क्यू ई अपॉन एम के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वो तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी है ना वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती, तो बेसिकली होता यहाँ पे हेलिकल पाथ ही है, लेकिन हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच वाला केस बन जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। पता होना चाहिए तुम्हें कॉन्सेप्ट कि क्या होता है सिंपली इसमें, और इससे ज्यादा नहीं है, ओके, ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट। 2013 का क्वेश्चन है भाई, फटाफट करके बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। एक प्रोटॉन को रिलीज किया रेस्ट से रूम में, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट, ओके, टुवर्ड्स वेस्ट। चलो पहले तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लेते हैं। तो ये हो गया हिसाब, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो पहले जब रेस्ट से छोड़ा मैंने, तो उस पर एक इनिशियल एक्सेलरेशन लगी ए नॉट। अब भाई रेस्ट से छोड़ा है मतलब वेलोसिटी जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं सकता, तो ये किसकी वजह से आएगी एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आएगी। तो ये एक्सेलरेशन टाइम्स मास को मैं कर दूंगा, तो ये क्या मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, क्यू टाइम्स ई, तो यहाँ से क्या ई की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, अवश्य आ जाएगी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी मेरी एम ए नॉट बाय क्यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक पोर्शन तो समझ में आ गया, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है भाई ई निकालना है। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ये आ गई, और ये किस डायरेक्शन में होगी भाई, जिस डायरेक्शन में मेरा प्रोटॉन है दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन देता तो ईस्ट लेता, प्रोटॉन दिया है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ उसी डायरेक्शन में होगी, तो यानी वेस्ट डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, ए और बी दोनों सही बैठ रहे हैं। चलो एक चीज तो समझ में आ गई, मुझे सी और डी पे फोकस नहीं करना, ठीक है। अब बस मुझे इतना बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो ये बोल रहा है when it is projected towards north with a speed v naught it moves with an initial acceleration 3a naught towards west। तो अब ये बोल रहा है कि भाई जब मैंने इसको नॉर्थ की तरफ एक स्पीड v naught दी, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर एक स्पीड v naught दी, तो इसके पास अब जो एक्सेलरेशन आ गई इनिशियल वो 3a naught आ गई। मतलब पहले एक a naught तो थी, उसमें और 2a naught जुड़ गई, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये तो मेरी थी किसकी वजह से, ये मेरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये जो फोर्स होगा किसकी वजह से होगा, ये ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा, सिंपल सी चीज। अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स मेरा बाएं की तरफ लगे, इस डायरेक्शन में लगे, टुवर्ड्स लेफ्ट लगे। कैसे पता करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, सिंपल सी चीज, ओके सर, बढ़िया। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आनी चाहिए ताकि ये इधर जाए, देख लो ये ऊपर की तरफ है नॉर्थ, ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ। बेसिकली देखो क्या होता है, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है बेसिकली इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे नहीं बनते, ये कहाँ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्थ कुछ वी नॉट ऊपर दिखा रहा हूँ भले प्लेन पे, वो असल में मेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हो गया मेरे मिडिल फिंगर से वी, बी इधर आएगी, बी इधर आएगी, बी इधर नहीं आएगी, सॉरी, फोर्स मुझे कहाँ चाहिए, फोर्स मुझे चाहिए इधर, फोर्स मुझे चाहिए इधर, ओके देख लो इस हिसाब से निकल रहा है, ठीक है। ये आगे वी आगे की तरफ, फोर्स मेरा इधर आ गया, तो कहाँ जा रही है मेरी मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर जा रही है नीचे की तरफ, मिडिल फिंगर नीचे की तरफ जा रही है, मतलब डाउन, नीचे की तरफ है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या समझ में आ रहा है, ए है, सॉरी ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। समझ में आया, मैग्नीट्यूड आराम से बता सकते हो, क्यू क्यू इंटू वी नॉट, क्यू वी बी की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, एम इंटू टू ए नॉट के बराबर। सो बी की वैल्यू आ जाएगी 2m_a0 बाय क्यू इंटू वी नॉट, ठीक है। वही लिखा हुआ है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है भाई डाउन, इसका डायरेक्शन है डाउन, ठीक है। समझ आ रहा है, तो सिंपल सा अप्रोच मैंने यूज किया और आंसर निकाल दिया, क्लियर। चलो सर बढ़िया, समझ आ गया। साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं, तो देखो साइक्लोट्रॉन जैसा कि मैंने बताया एक बढ़िया सा डिवाइस होता है, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का रहता है, डीज रहते हैं ऐसे, इस तरीके के डीज रहते हैं, इन डीज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएटेड रहती है, ठीक है। और ये जो डीज हैं इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज को छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है, और ये वेरिंग रहती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक ये जो ये वेरिंग है, ठीक है, ये वेरिंग है। तो यहाँ से छोड़ देते हैं, सबसे पहले ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो भाई ये चार्ज इधर जाता है, इधर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर इस तरीके का मोशन रहता है, ठीक है। पहले एक छोटा सा पाथ रहता है, पहले इसको बीच में से छोड़ते हैं ऐसे, यहाँ छोड़ते तो एक छोटा सा पाथ रहता है, फिर जब वो इधर आता है तो ये पॉजिटिव हो जाती है नेगेटिव, तो इधर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करने से वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है रेडियस बढ़ता है, फिर यहाँ आता है तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये हो जाता है ये हो जाता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इधर बढ़ता है, फिर इसका रेडियस बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती है, और फाइनली यहाँ से एक आउटलेट बना रहता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को निकाल लेते हैं। सो एक मशीन होती है चार्जेस को एक्सेलरेट करके बहुत हाई एनर्जीज पे लाने के लिए, एक बहुत अच्छा सेटअप है LHC का, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, बेसिकली अंडरग्राउंड बना है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो वहाँ पे चार्जेस को बहुत हाई वेलोसिटी पे कोलाइड करवाया जाता है, ठीक है। अब कोलिजन बेसिकली ऐसे ही होता है, उनको हाई वेलोसिटीज पे साइक्लोट्रॉन के थ्रू ही ले जाते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल इसका याद रख लो, प्रिंसिपल क्या है, चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय पासिंग थ्रू अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ टाइम, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वही फंडा, वही सेम चीज जो हम करते हैं वही यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है, ओके। भाई मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है करंट कैरिंग वायर पे, जरा बताओ। सो मैग्नेटिक फोर्स होता है करंट कैरिंग वायर पे, मैंने चार्ज पे पता कर लिया, चार्ज पे होता है Q इंटू V क्रॉस B। वायर की बात करूं तो वो हो जाता है I इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी, इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी, अगर बी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर बी यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगी, आई भी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी एल वेक्टर हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। याद रहेगा फॉर्मुलेशन, बिल्कुल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स का, ठीक है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स का। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं भाई, एक सिनेरियो तो ये बनता है जहाँ पे जो वायर्स हैं वो पैरेलल जा रहे हैं, और एक बनता है जहाँ पे वायर्स हैं वो एंटी पैरेलल जा रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो फटाफट देख लेता हूँ और आपको मैग्नीट्यूड बता देता हूँ, याद करवा देता हूँ। तो देखो पैरेलल की बात करूंगा, पैरेलल की बात करूंगा तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डॉट, ठीक है। अब इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसा रहेगा, आई डी एल क्रॉस बी, फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से कितना आएगा यहाँ पे भाई डी एल क्रॉस बी, इसमें इस डायरेक्शन में। तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जो होते हैं ना वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। ये एक ब्रह्म ज्ञान है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, हमेशा दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये म्यू नॉट
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है, वेयर r इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, समझ आया? ओके सर, चलो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। बहुत ही मजेदार टफ सा सवाल है, जिसको आ जाएगा बहुत अच्छी बात है यार। समझ जाना, आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है। जिसको नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल है ही ऐसा। ठीक है, इसमें इमेजिनेशन का देखो यूज है, इमेजिनेशन का यूज है। सो मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर क्यूब इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे एक मेटालिक रॉड है, वो लाई कर रही है। ठीक है भाई, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पहले बना दिया मैंने। अब ये पूछ रहे हैं ठीक है, ये बन गई मेरी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब ये पूछ रहे हैं द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय अ फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट with a when a magnetic field of induction 0.25 टेस्ला is acting on it in the vertical direction। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड हो बेसिकली किस डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है सर, बढ़िया। द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी इज, तो देखो अब रॉड कैसी रखोगे तुम कि ये सिनेरियो में वो सेट बैठ पाए, इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो रॉड को बेसिकली मुझे रखना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में रखूंगा, इस डायरेक्शन में रखूंगा। और करंट कैसा लूंगा, तो देखो सिंपल सा फंडा ये है यार, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ कहाँ लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है भाई, एक तो ये mg लग रहा होगा, और अगर ये थीटा है तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। क्लियर कट बात, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। अब ये रेस्ट पे रखना है, तो बेसिकली सिंपल सा फंडा ये है कि एक फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए ऊपर के डायरेक्शन में। सिंपल सा फंडा यही बोलता है कि भाई एक फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए ऊपर के डायरेक्शन में, एक फोर्स होना चाहिए ऊपर के डायरेक्शन में जो कि mg sin थीटा के बराबर लगे। लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कंप्लीटली हो नहीं सकता, क्योंकि उस सिनेरियो में वो b के किसी एंगल पे हो जाएगा। तो फोर्स कैसे हो सकता है भाई, b के परपेंडिकुलर ही हो सकता है। अब किस डायरेक्शन में लोगे, या तो इधर ले सकते हो या इधर ले सकते हो। इधर लोगे तो कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी यही ले सकते हो, मतलब फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। देख रहे हो, ये इमेजिनेटिव सेंस में तुम्हें काम करना है। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से देख देख के सॉल्व करना है कि mg sin थीटा को बैलेंस करना है तो फोर्स इधर लगेगा। अब ये फोर्स इधर लग रहा है तो जरा देखो, ये थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f cos थीटा हो जाएगा। सिंपल सी चीज। अब ये f cos थीटा को बेसिकली बैलेंस किसे करना है, mg sin थीटा से। सो f cos थीटा को बैलेंस करना है mg sin ऑफ थीटा से। क्या पता करना था मुझे, करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू हेल्प कीप इट स्टेशनरी। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी आई एल इंटू बी। इसमें करंट जा रहा होगा किसी डायरेक्शन में, मुझे क्या करना, मुझे एफ से मतलब था बस। तो आई इंटू एल इंटू बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से वैल्यू आ सकती है आई की, क्या बिल्कुल आ जाएगी सर। आई की वैल्यू आ रही है एम जी बाय एल इंटू बी इंटू टैन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एम की वैल्यू दी है क्या, एम की वैल्यू मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो चलो एम अपॉन एल भी आ गया, एम अपॉन एल आ गया, कितना है 0.5। ठीक है, जी की वैल्यू 10, बी की वैल्यू कितनी दी है 0.25। ओके देखो 0.25 इससे जाएगा किससे, 2 से, ये आ गया 20। और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। सो 20/√3 है आंसर, 20/√3 आ गया मेरा आंसर। देख के क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी इन्होंने बात कर दी कि इन्होंने परफेक्ट डेसिमल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 20/1.73 1.73 देखो यार सिंपल सी चीज़ है, अगर 2 होता तो 10 होता। ठीक है, ये 1.73 है, काफ़ी नीचे है, तो ऑब्वियसली 11 तो हो नहीं सकता, 5 और 7 का तो हिसाब ही नहीं बनता। एक ही ऑप्शन क्लियर आ रहा है जो कि है 14.7। और अगर इससे भी आप संतुष्ट ना हुए तो आप इसको वैल्यू सॉल्व कर लेना, इसको आप 1.8 समथिंग ले लेना, 1.8 लेके सॉल्व करने की कोशिश करना, वही 14.76 समथिंग ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, या 1.7 लेके कोशिश करना, उतना ही आंसर आएगा। क्लियर है, सो इस तरीके से हम निकाल सकते हो। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है भाई, जैसा मैंने बोला प्रिपरेशन आपकी एकदम सही है। ये क्वेश्चन है प्रिपरेशन चेक करने वाला, अगर इसको कर लिया तो मतलब सही चल रही तैयारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नीट 2017 का क्वेश्चन है, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. ठीक है, 3 डायरेक्शन दे दिए, डॉट डॉट मतलब मेरी तरफ आते हुए, सी में भी मेरी तरफ आ रहा है, बी में भी मेरी तरफ और ए में भी मेरी तरफ। ठीक है, अब ये बताओ सी में जो करंट आ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो सी में जो करंट आ रहा है डॉट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगी बी सी की वजह से। ए पॉइंट पे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है सर, बढ़िया। अब फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? तो आई डी एल क्रॉस बी कर देना है, सिंपल सी बात, आई डी एल क्रॉस बी कर दो। आई कहाँ है? बाहर की तरफ, आई डी एल क्रॉस बी, तो पहले केस में तो बी इधर आ गया, तो फोर्स कहाँ आ रहा है? फोर्स इधर आ जाएगा, ये आ गया फोर्स बिकॉज ऑफ आई डी एल आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, फोर्स आ गया किसकी वजह से? ये आ गया सी की वजह से। ऐसे ही बी ए की वजह से भी निकालते हैं, तो आई डी एल इधर है और बी इधर आ रहा है, तो फोर्स यहाँ आ रहा है नीचे की तरफ, ये आ रहा है एफ ए की वजह से। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो बताता हूँ, बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, और मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस डी डी दे रखा है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस डी डी दे रखा है, तो कितना आ जाएगा आंसर? अभी आप लोगों ने देखा था ना यार, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये क्या होता था? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 वायर्स, राइट? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे दोनों की वजह से कितना हो जाएगा? इसमें √2 कर दोगे, इसमें √2 कर दोगे। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट, ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 बराबर है, सो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन √2 पाई, डिस्टेंस डी है, और आई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई समस्या हो बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम हो? ओके, ये फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, सो इसी के साथ यार हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। आई सपोज मज़ा आया होगा, आप लोगों को आनंद आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने सॉल्व की आज, और बिल्कुल अपूर्व, एकदम सही, बहुत सारी चीज़ें हमने समझी, बहुत सारी टाइप के क्वेश्चंस भी देखे नीट के, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक सेशन और है इसका, जिसमें हम मैग्नेटिज्म का भी पोर्शन कवर करेंगे, और मूविंग चार्जेस में भी मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो एलिमेंट रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीज़ें करेंगे कब? कल मिलते हैं अपन लाइव, सेम टाइम 2 बजे, और थोड़ा सा आज टाइम एक्सटेंड हो गया, बट जैसा कि मैंने आपको बोला यार, कम समय में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए भाई। सिंपल सी बात, बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए आपकी स्थिति क्या है, आप होस्ट लेवल पे कि नहीं। और मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा, बट आई जस्ट वांट कि यार इस पूरे रिवीजन से आपके मार्क्स इन्हांस हो जाएं, आपके कुछ नंबर भी अगर बढ़ जाते हैं, आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, कुछ लूज टॉपिक्स रह गए वो भी क्लियर हो जाए। तो यही मेरा एजेंडा है। इसी के साथ थैंक यू अपूर्व, अच्छा लगा तुम्हें। मिलते हैं यार फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।